असेंबली इलेक्शंस 2024 पर मबनी जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर हम खास तौर से गुफ्तगू इस प्रोग्राम में करते हैं और 5:30 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। इस प्रोग्राम में भी जम्मू कश्मीर के उन मामलात को आज जरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें आमने सामने हैं और सबको इंतजार है कि वो यूनियन टेरिटरी के अंदर 10 बरसों की तवील मुद्दत के बाद पहले, दूसरे और तीसरे मुख्तलिफ फेसेस में जो अलग अलग जगहों पर यानी 18, 25 सितंबर और उसके बाद 1 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शंस हैं, उसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां करें, ग्राउंड पर मजबूती के साथ एक दूसरे पर प्रहार करने की कोशिश करें, एक दूसरे पर हमलावर हों और इसका असर हम सियासी रैलियों से भी देख रहे हैं। इन सब मामलात पर गुफ्तगू होगी। आज भी वज़ीर दाखिला की एक तरफ से बयानात, दूसरे तरफ पलटवार, इस पर मेहमानों की राय और मुख्तलिफ पार्टियों का ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर में उस पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले अहम और बड़ी खबर दारुल दिल्ली से आ रही है कि बीजेपी की जानिब से जो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की गई थी उसमें मरकजी वज़ीर दाखिला के अलावा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का नाम भी था। तो खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कल पहुंच रहे हैं। जम्मू सूबे के अंदर 12:30 बजे रामबन जिले में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे और उसके बाद बानिहाल के अंदर 2 बजे एक और अवामी जलसे से उन्होंने खिताब करना है। मरकजी खित्ते के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से होने वाली इंतखाबी तशहीर जिसके लिए कई बड़े नाम अब तक सामने आए हैं और इन बड़े नामों में मरकजी वज़ीर दाखिला के अलावा मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, खुद वज़ीर आज़म और दीगर कई शख्सियात भी हैं। और कल दोपहर 12:30 बजे रामबन के अंदर पहला बीजेपी का अवामी जलसा होगा। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वहां पर पहले जलसे से खिताब करेंगे और इतलात हैं कि यहां से तकरीबन 1 घंटे के इस सफर से होते हुए वो फिर बानिहाल में पहुंचेंगे और उसी मकाम का बीजेपी ने सबसे पहले इंतखाब वज़ीर दिफा के दौरे के लिए किया है, जहां पर कांग्रेस या आप कह सकते हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस ने मीटिंग्स की शुरुआत की थी, अवामी जलसों की शुरुआत की थी और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और उसके बाद दीगर कई लीडरान भी इस जलसे का हिस्सा बने थे। तो उस जलसे के बाद कल का दिन काफी अहम। इधर वज़ीर दिफा उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहे हैं जहां तमाम पार्टियां अलग अलग मकामात पर अपने अपने हिसाब से इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हैं। असेंबली इलेक्शन के पहले मरहले के लिए होने वाली तशहीर के लिए मुख्तलिफ स्टार कैंपेनर्स जम्मू कश्मीर, जिनमें योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है, जेपी नड्डा का नाम शामिल है, अनुराग ठाकुर का नाम शामिल है, स्मृति ईरानी का नाम शामिल है। इसके अलावा इतलात हैं कि नितिन गडकरी भी जम्मू कश्मीर आएंगे, अलग अलग जगहों पर वो भी रैलियों से खिताब करेंगे। अगले हफ्ते 14 से 16 सितंबर के दरमियान खबर है कि वज़ीर आज़म भी 2 जम्मू सूबे के अंदर और 1 रैली कश्मीर सूबे के अंदर जहां पर होनी है तो उनसे खिताब करेंगे। मुमकिन है कि साउथ कश्मीर के अंदर एक बड़ी मीटिंग हो और इसके अलावा डोडा और जम्मू में भी तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई और परमिशन लेटर्स भी हमारे पास पहुंचे हैं, जहां पर इंतजामी सतह पर जो तैयारियां की जानी है उसकी तस्दीक खुद बीजेपी की क़यादत की जानिब से की जा रही है। तो कल वज़ीर दिफा पहुंच रहे हैं, 2 ये अहम तरीन रैलियां होनी है। इसके साथ साथ अब आगे बढ़ेंगे जहां पर मरकजी वज़ीर दिफा का दौरा कल होने जा रहा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा आज खत्म हो गया है। 2 दिन के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल पर भी बात हुई। पार्टी काडर इस वक्त किस तरीके से तैयारियां यूनियन टेरिटरी के अंदर असेंबली इंतखाबात पर कर रहा है, उस ताल्लुक से भी बात की। और इन सब के बीच में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी या इत्तेहाद हदफे तनकीद बना है। जम्मू सूबे के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर पहले से तैयारियां की गई थी। पलूड़ा जम्मू के अंदर आज आखिरी और सबसे बड़ी रैली हुई। तीसरे मरहले के लिए भी आप कह लीजिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है। उधमपुर से जम्मू तक सरगर्मियां काफी ज्यादा हैं। इधर जम्मू सूबे के अंदर होने वाली इस बड़ी मीटिंग में आज एक बार फिर से इस बात की तरफ भी बीजेपी ने इशारा किया कि हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस अगर इनको पछाड़ने में बीजेपी कामयाब होती है, छोटी पार्टियां या बाकी जो जमातें, इलाकाई जमातें हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, वो अगर जीत कर आते हैं तो कल से ही ये बात साफ हुई जब एक सवाल का जवाब वज़ीर दाखिला की तरफ से दिया गया कि शायद बाकी लोगों के लिए ऑप्शंस खुले हैं या दरवाजे बीजेपी खुले रख सकती है अगर बीजेपी खुद भी बड़ी जमात बनकर उभरती है, अगर उसको अवाम मैंडेट देती है। लेकिन हुकूमत साजी में आज साफ कहा कि जम्मू सूबे का बड़ा रोल है, पाकिस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं। इस पॉइंट पर भी फिर से आज हदफ तनकीद कांग्रेस बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनी कि वो जमातें हैं जिन्होंने 30-40 बरसों के दौरान बीजेपी के मुताबिक और वज़ीर दाखिला के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा कराया, जिसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया। कल जहां पर कह रहे थे कि व्हाइट पेपर जारी करके तहकीकाती अमल को यहां से आगे बढ़ाएंगे, जिम्मेदारान को सामने लाएंगे, लेकिन आज फिर से इस बात को दोहराते हुए कि मरकजी खित्ते के अंदर आज के वक्त में जो सूरत हाल है
उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और खुले तौर पर यह ऐलान या चैलेंज आप कह लीजिए कि इस बार इन 3 जमातों से कोई भी जमात हुकूमत में नहीं आएगी। बहरहाल यह फैसला अवाम ने 8 अक्टूबर 2024 को करना है, जब नताइज सामने आएंगे। 3 मुख्तलिफ फेसेज से जम्मू कश्मीर इंतखाबात से गुजरेगा। अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे, ये बाइस से मौजू है, इस पर जरा बात करेंगे। दीगर कुछ मामलात भी हैं जहां एक दहाई के तवील अरसे के बाद असेंबली इंतखाबात का बिगुल बजने के बाद दीगर इलाकाई व कौमी सियासी जमातों की तरह वादी कश्मीर में बीजेपी की भी सियासी और इंतखाबी सरगर्मियां एक बार फिर से उरूज पर हैं और 18 सितंबर से होने वाले इंतखाबात में कामयाबी के झंडे गाड़ने के लिए तमाम पार्टियां अपनी अपनी जगह कमर बस्ता हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह की चंद बड़ी बातें आपको सुनाएंगे और उसके बाद सीधा अपने मेहमानों का रुख करेंगे। ओपिनियन तीनों तरफ से लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि इल्जामात की बौछार एक तरफ से हुई है और इस पर जवाब भी दिए जा रहे हैं। इधर अब से थोड़ी देर पहले इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से पार्टी मंशूर भी जारी कर दिया गया है। अवाम के साथ कुछ बड़े वादे हुए हैं और उनमें से एक वादा यह भी कि अगर उनकी जमात इक्तदार में आती है, हुकूमत का हिस्सा बनती है, तो वो मुफ्त में लैपटॉप उन बच्चों को देगी जो 8वीं क्लास पास करेंगे, यानी अप टू 8th। शुरुआती दौर में बुनियादी तालीमी सरगर्मियों पर फोकस एआईपी करना चाह रही है। दरबार मूव की वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसकी बहाली का वादा कर चुकी है। पीडीपी ने अपनी पार्टी ने वादा किया, उस वादे को दोहराया गया और साथ साथ दीगर कुछ मामलात पर भी बातें हुई जिनमें मुख्तलिफ जेलों के अंदर बंद कैदियों की रिहाई की भी वकालत अवामी इत्तेहाद पार्टी कर रही है। लेकिन उससे पहले अमित शाह ने क्या कुछ कहा और उसके बाद मेहमानों के पास चलेंगे। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को यह भी कहने आया हूं, अगली सरकार कैसी बनेगी, किसकी बनेगी, वो दिन लद गए कि कोई और तय करता था। अब अगली सरकार किसकी बनेगी वो जम्मू वाले तय करेंगे, जम्मू वाले तय करेंगे। भाइयों बहनों, हमने घर घर जाकर इनके विभाजनकारी एजेंडा के लिए लोगों को जागरूक कर। मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो। उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। ये 3 परिवार, कांग्रेस का परिवार, एनसी अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है। वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे। मेरी बात ढंग से सुन लेना, कोई ताकत ऑटोनॉमी की बात अब कर नहीं सकती। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। और भाइयों बहनों, अंत में ये राहुल बाबा की नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस वापस देंगे। अब मैं यहां अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि भैया आप कैसे वापस दोगे, बताओ तो। कौन वापस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? सब में अकल है। वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। अब आगे सुनिए, मैंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस हम वापस देंगे। और आम सभा में नहीं कहा है, हमने पार्लियामेंट में कहा है। जो चीज हमने दे ही दी है, इसको ये मांग रहे हैं। बताइए भाई, ऐसा कभी देखा है क्या? अरे भाई, मेरा 5 अगस्त 6 अगस्त का भाषण सुन लो। उसमें मैंने कहा है चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को हम फिर से यूटी से राज्य बनाने का काम करेंगे।
एक एक पहाड़ी के घर पर, एक एक गुर्जर बकरवाल के घर पर, एक एक दलित भाई जाट भाई के घर पर जाइए और बताइए कि आपका आरक्षण छीनना चाहते हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी ही बचा सकती है और कोई नहीं। चलिए, वज़ीर दाखिला अमित शाह की चंद बड़ी बातें खिताब की आपने सुनी, इस पर रद्द-ए-अमल जरा बाकी जमातों का भी लेते हैं। 3 खास मेहमान इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। इंजीनियर साहिल बशीर साहब हमारे साथ हैं, तर्जुमान भारतीय जनता पार्टी के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद आपको कहेंगे। शेख सभा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हमारे साथ तर्जुमान इस वक्त प्रोग्राम में हैं, खुशामदीद आपको भी कहेंगे। हमारे साथ एडवोकेट नीलूफर मसूद साहिबा हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपकी वाबस्तगी और मौजूदा सूरत हाल के बीच आपके कई बयानात, इसी तरह के बयानात जब आए तो उसके रद्द-ए-अमल में भी सामने आए। मैं शुरुआत आप ही से करूंगा। चंद बड़ी बातें हमने उनके खिताब की सुनाई, कल मैनिफेस्टो भी जारी हुआ। नीलूफर साहिबा, ओवरऑल वज़ीर दाखिला के इन सारे बयानात और खुले तौर पर यह चैलेंज करना कि आप कुछ भी कर लें, इस बार हुकूमत साजी का फैसला जम्मू सूबे से होगा, सियासी तौर आप क्या मायने इस बात के निकालते हैं वज़ीर दाखिला की? देखिए आसिफ साहब, मुझे लगता है ये एक पॉलिटिकल एरोगेंस है जो हमारे सामने आज दर्शाई गई है, जो माननीय अमित शाह जी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जमीनी सतह पर उनको शायद नजर नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात यहाँ पर रहे हैं, यहाँ के लोगों के जितने भी हकूक थे, चाहे वो उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा था, चाहे वो जम्मू कश्मीर का आईन उनको दे रहा था, उन सब से इन लोगों को महरूम किया गया है। हम लोग जो है आज हमारे पास न तो स्टेट कहने के लिए है कि हम एक स्टेट के बाशिंदे, हम नहीं कह सकते। हम ये भी नहीं आज की डेट में कह सकते कि लद्दाख हमारा हिस्सा है। आज की डेट में आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर के सिटीजन को किस कदर उसको डिग्रेड करके जमीनी सतह से भी नीचे उतारने की कोशिश की गई है। आप इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए। बेसिकली जो इनका मैनिफेस्टो ये सामने है वो सब फेलियर दर्शाता है। फेलियर इस हिसाब से, अगर आप एग्रीकल्चर देखेंगे, टूरिज्म देखेंगे, जिसमें इन्होंने आज के बजट में एक पैसा भी नहीं रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, 5 लाख कह रहे हैं देंगे, जनरेट करेंगे, 1 लाख तो ये दे नहीं पाए। लैंडलेस लोगों को कह रहे 5 मरला हम दे देंगे। 10 सालों से ये कहाँ थे जब ये गुजर यहाँ के लोगों पर, गरीब आवाम पर चला रहे थे। यहाँ के एग्रीकल्चर को इन्होंने उसकी रीढ़ की हड्डी, हमारा ऑटी हट, हमारा एग्रीकल्चर, वो सब खत्म कर दिया इन 10 सालों में। अब उसी के रिवाइव करने की बात ये करेंगे। यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट मीटर्स को लगाकर एक आम शहरी पर दी, और उस पर ये कह रहे हैं जो फेलियर्स इन्होंने 10 सालों में किए। और साथ में कश्मीरी पंडितों को इन्होंने कहा हम रिहेबिलिटेट करेंगे, और टीकालाल टिकलू के स्कीम पर लाकर ये कह रहे हैं कि आज हम उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। जो 10 सालों का बेसिकली इनका फेलियर है वो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, जो आगे ये चाहते हैं कि हम ये चीजें हैं हम करेंगे। भाई आप तो 10 सालों से हुकूमत कर रहे थे, इन 10 सालों में किया क्या आपने? डायनास्टी डायनास्टी, बस यही आपके पास एक मुद्दा रह गया है। आप कम से कम अपनी बीजेपी की पार्टी को दे, जो सेंटर में आके लड़ रहे थे, अभी लोकसभा के इलेक्शन में आ रही, 100 से ज्यादा इन्होंने डायनास्टी के कैंडिडेट जो है वो इन्होंने कंटेस्ट करने के लिए उनको टिकटें दे दी। तो वहां पर क्या डायनास्टी नहीं है? करप्शन की बात आप कर रहे हैं, आपके पास तो सब कुछ था। इन 10 सालों में अगर कोई करप्ट था तो आना था, उनके खिलाफ कैसे लड़ रही थी? आज तक तो इन 10 सालों में कन्विक्शन भी हो जाती। भ्रष्टाचार बढ़ा जम्मू कश्मीर में, वो इन सालों में बढ़ा। जितने एग्जाम हो गए, चाहे वो ऐसे जितने भी एग्जाम हुए वो इन्होंने कहा, हम नहीं कहते, बल्कि खुद इन्होंने कैंसिल करके लास्ट में लिस्ट निकलवाकर ये कहा। ठीक है, मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगा। मैं एक जवाब जरा साहिल बशीर साहब से लूं, बड़े मुतमिन होकर आपकी बात सुन रहे थे। जी साहिल साहब, रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। देखिए आसिफ साहब, आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। ये एक जो आपके नुमाइंदा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मुझे लगता है ये शायद हमारा मैनिफेस्टो पढ़ के नहीं आई है, या तो किसी ने ज़हनी तौर पे इनको कुछ सुनाया हुआ है जिसकी ओर ये इशारा कर रही हैं। मुझे नहीं लगता इन्होंने मैनिफेस्टो ठीक से पढ़ा है। जो बातें इन्होंने कही बिल्कुल ही गलत कही, जैसे इनके लीडरान कहते आए हैं अभी तक। इन्होंने ग्राउंड सिचुएशन की बात की, तो ग्राउंड सिचुएशन हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, वो पूरी दुनिया को पता है कि आजकल की ग्राउंड सिचुएशन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है। मैं इनको बता दूं that they have miserably failed to deliver peace in Jammu and Kashmir from last 37 years। और
सबसे बड़ी जो अरे आप अपने 10 सालों का हिसाब दे दीजिए ना, आप फिर बाद में मैंने इत्मीनान से आपकी बात सुनी, आप सुन लीजिए। आपने मुझे बोलने तो दीजिए, आपने 25 अभी मैंने बोलना ही शुरू नहीं किया, आप डोंट हैकल मैम, प्लीज डोंट हैकल, आप अच्छी तरह से हैकलिंग बंद कीजिए। मैंने आपकी बात इत्मीनान से सुनी, अब आप सुनिए, मैंने आपकी बात इत्मीनान से सुनी, सुन लीजिए। आप ऐसे खुदगर्ज इंसान और खुदगर्ज पार्टियां हैं, और ऐसी बेशर्म पार्टी है कि जिस पार्टी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ के वजीर आला को बनाया, सदर रियासत से वजीर आला, सदर रियासत वो किसने एक्सेप्ट किया? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। अरे सुनिए मैडम, सुनने की शक्ति रखिए, सुनिए। अब अरे रखते हैं हम शक्ति, एक नहीं रखते हो, रखते हैं हम। शॉर्ट करने से कुछ नहीं होगा। जवाब सुन लो, जवाब जो दायरा सुन लो, जवाब। सदर रियासत हुआ करती थी यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, उसको वजीर आला में तब्दील किया। आप 370 की बात कर रही हैं। अरे आप उस कांग्रेस के साथ जा रही हैं जिन्होंने आपके सो कॉल्ड लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 11 साल बंद रखा। बेशर्मी की हद होती है। क्या जवाब दोगे यहाँ के नौजवानों को? शर्म करो तुम लोग, वो तुम लोगों ने बेच के खाई है। करे शर्म, हम करे करोगे नहीं और क्या करोगे? जिस पार्टी ने तुम्हारे फाउंडर मेंबर को 11 साल बंद रखा, आज आप उनके साथ शना बशाना खड़े हो, इससे बेशर्मी क्या होगी? आप 370 की बात कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं ये सदर रियासत हुआ करती थी, इसको स्टेट किसने बनाया? तब किसने बनाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। आज ये यहाँ की आवाम आपसे पूछती है, आप भाग नहीं सकते। आज हमको तोप नहीं निकालनी है भीख मांगने के लिए, वोटों के लिए। अरे तोप नहीं निकालनी पड़ेगी। आवाम जानती है, उन्होंने जानती है आवाम, इसीलिए तो डेस्परेशन दिखा रहे हैं आपके लीडर। छुपने की जो लीडर आपके बोलते हैं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे यूपी के तहत। साहिल बशीर साहब, मेरा सवाल, एक मिनट मैडम एक मिनट, मैं दोबारा आपको टाइम दूंगा। साहिल बशीर साहब, मेरा एक सवाल था कि ये कहना कि आज तो आपकी पार्टी की तरफ से भी तस्दीक कर दी गई कि 47 सीटों पर हम कश्मीर से लड़ेंगे, लेकिन ये कहना कि जम्मू डिसाइड करेगा, क्या ये आवाम का या पब्लिक का जो मैंडेट है, जो किसको मिले किसको नहीं, ये आवाम पर है, उसको एक बेइज्जत करने वाली बात नहीं है? आप वन साइडेड हैं, फिर से आप जम्मू पर इन्हिसार कर रहे हैं, और जिस कश्मीर को खुशहाल बनाने की बात होती है वहां से कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। 1 सीट आए, 10 आए, 15 आए, डिपेंडेंस फिर भी जम्मू पर। आसिफ साहब, वो अभी हमारे जो हमारे माननीय होम जम्मू में खिताब कर रहे थे, जम्मू के लोगों से खिताब कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है वो जम्मू की ही बात करेंगे। जब कश्मीर में आएंगे, कश्मीर से खिताब करेंगे, कश्मीर में कैंपेन करेंगे, तो कश्मीर की भी बात करेंगे। ये तो ड्यूल पॉलिसी हो गई ना सर, ये तो ड्यूल पॉलिसी हो गई ना। वो कह रहे हैं हुकूमत यहीं से बनना डिसाइड है, तय है, जम्मू के अंदर तय होगा। कहां पर टारगेट आज कश्मीर पे था? या तो भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है, खुलकर सामने आइए ना। आसिफ साहब, हमारे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर कंटेस्टिंग फ्रॉम जम्मू। हमारे कश्मीर के अंदर सारे कैंडिडेट सारी सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं। तो ये किसके लिए सीटें छोड़ी हैं? जम्मू में 43 सीटें। साहिल बशीर साहब, 43 सीट्स किसके लिए हम नहीं लड़ रहे हैं? किसके लिए छोड़ी हैं? 43 सीट्स जो हम जम्मू से लड़ रहे हैं, सारी सीटों पे लड़ रहे हैं, वहां पे हमने कोई सीट जो है नहीं छोड़ी है। स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो हमारी कश्मीर की सीटें हैं, उस पे जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से जिन सीटों पे हमको लड़ना होगा, उन्हीं सीटों पे लड़ेंगे। और जब कश्मीर में खिताब होगा तो इंशाल्लाह कश्मीर में भी कश्मीरियों की ही बात होगी। अभी जम्मू में बैठे थे, जम्मू में खिताब हो रहा था, तो जम्मू वालों की ही बात होगी। चलिए, मैं इस पर कंटिन्यू करूंगा। शेख साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जरा एक रिएक्शन ले लेते हैं। जब आज टारगेट किया जा रहा था इलाकाई जमातों को, तो आपकी जमात चूंकि उनके साथ सरकार में भी थी, कुछ चीजें शायद नहीं बनी। आज फिर से ये साफ किया गया कि 40 सालों में जितना कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का खून खराबा कराने में, बदमनी फैलाने में रोल है, पीडीपी भी बराबर की जिम्मेदार है। हम जब व्हाइट पेपर लाएंगे तो एक एक को सामने लाएंगे। शेख सबा, जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी के साथ 2014 में था, वो इस बात पे था, रेजोल्यूशन को लेके था, सीट शेयरिंग को लेके नहीं था, वो पावर को लेके नहीं था। हमारा इनके साथ एक एजेंडा था जिसके मुताबिक हमने इनके साथ अलायंस किया था। आज भी क्योंकि बीजेपी को वो एजेंडा मंजूर नहीं था, तो सरकार भी नहीं रही। तो आज तो इनको ऐसे इल्जामात लगाने ही है ना कि खून खराबा करने में पीडीपी, एनसी, कांग्रेस या जितनी भी पार्टीज है,
उनका हाथ है। जबकि अगर देखा जाए तो बार बार बीजेपी की तरफ से पिछले 10 सालों को ले ले बहुत बड़े बड़े वादे किए गए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्मार्ट सिटी के नाम पे कश्मीर में क्या हुआ है, सड़कों का हाल, जगहों का हाल, सब कुछ पता है। हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो पावर प्रोजेक्ट कश्मीर का था। कश्मीर का होने के बावजूद कश्मीरी आज बिजली के बिना है। इतनी ज्यादा बिजली बिल भर रहे हैं हम कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। जब हमारी सरकार थी या कोई और हुकूमत थी, कॉमन कश्मीरी सफर नहीं कर रहा था। ये स्कीम्स की बात कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बात कर रहे हैं। किस कश्मीरी तक वो स्कीम्स जा रही है जो पिछले 10 साल में नहीं पहुंच पाई, आने वाले 5 साल में क्या खास पहुंचेंगी? ये बात कर रहे हैं कि पीडीपी के पास शेख सभा क्या प्लान है? पीडीपी के पास क्या इसका मुतबादिल है? जी, पीडीपी के पास क्या मुतबादिल, क्या प्लान आपके पास है? हमारा मैनिफेस्टो ये है कि हम रेजोल्यूशन की बात करेंगे, हम कश्मीरियों की हक की बात करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा मसाइल हल करने की बात करेंगे जो हमारा हमेशा एजेंडा रहा है। लेकिन जब आपके पास ताकत नहीं होगी तो कैसे इन चीजों का मुजाहिरा करेंगे? ना आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ टिक रहे हैं, कांग्रेस को भी बुरा भला कह रहे हैं, बीजेपी के साथ आपकी बन नहीं रही है, जाएंगे कैसे? ये उम्मीद है कि तमाम सीटों पर आप इतनी ताकत के साथ आएंगे कि इक्तदार आपको इतनी आसानी के साथ मिल जाएगा? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हमें पूरे इक्तदार मिलेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि पीडीपी एक अहम रोल प्ले करेगी सरकार फॉर्मेशन के में। वो कैसे? वो सरकार फॉर्मेशन हमेशा हम इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, उनके साथ सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह, और उनके साथ मिलके कश्मीरियों की जो प्रॉब्लम्स है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। नहीं, प्रॉब्लम्स का अगर आपको सोल्यूशन तलाशना होता तो ये पहले भी तो हो सकता था जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ आई थी। आप तो कह रहे हैं कि ये बेमानी है, इसका कुछ भी नहीं है, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ सीट शेयरिंग पर मबनी है अलायंस है। नहीं चाहिए, पीडीपी काम करती है लोगों के लिए, लोगों के हक के लिए। हमारा एक ही एजेंडा है, हमारा सबसे पहला एजेंडा है रेजोल्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारा जमहूरी हक है। नीलूफर मसूद साहिबा, ऑटोनॉमी पर आज मुझे लगता है पहली बार ये बात कही गई है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर क्या ये जो तासुर दिया जा रहा है कि ये बेवकूफ बनाने वाली बात है? ये ऑटोनॉमी पर बात करते हैं और फिर स्टेटहुड पर वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि ये तो मैंने वादा किया है, ये हमने देना है, हमने डिसाइड करना है। आप ये बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर उनको देना होता तो वो कब के दे चुके होते। मुझे नहीं लगता ये इलेक्शंस भी हो जाते अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फरमान या वर्डिक्ट नहीं आता है जिसमें उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की कि पिछले वाकई कितने सालों से मुस्तहिक है यहाँ के लोग, एक इलेक्शन होना चाहिए। तो शायद अगर ये वर्डिक्ट नहीं आता तो इलेक्शंस भी नहीं हो जाते। तो ये बोलना इनके कसनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। तो क्या मालूम कल की डेट में ये क्या कहे, कुछ और करे, कुछ और नहीं करे। तो हमें तो अपना जो मैनिफेस्टो है वो एक रोड मैप है आगे वाले 5 सालों के लिए, जिसमें हमने तरजीह दी है कि पॉलिटिकल लड़ाई है, ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। एक मिनट साहिद साहब, एक मिनट, मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, उनको बात कंप्लीट करने दें। जो स्टेटहुड जो रेस्टोर इनको करना है ये नहीं करेंगे। हमारे पास और भी रास्ते हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको डंडा लगाकर यहाँ पर इलेक्शन करवाया, उसी तरीके से वही स्टेटहुड हम वहां से मांगेंगे, क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक है। हम अपने आइन से ही मांगेंगे और अपने आइन के जितने भी हमारे प्रोविजन है उसके अंडर ही मांगेंगे। तो इसमें हमें रोक नहीं सकते। शांति यहाँ पर है नहीं, अशांति इन्होंने हर जगह फैलाई हुई है। आपने खुद देखा जम्मू में जब 370 को खत्म किया गया, बहुत से इलाकों में जश्न मनाया गया, और आज वही खून के आंसू रो रहे हैं कि वाकई में जो 370 था जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता था, उनके हक और हकूक की वो पामाली नहीं करता था बल्कि उनकी जमानत देता था। आज हर कोई समझदार है, समझता है जो ये इन्होंने हमेशा किया, जम्मू को कश्मीर से लड़ाने की कोशिश, कश्मीर को जम्मू के साथ लड़ाने की कोशिश, और आज भी ये कह रहे हैं कि डिसाइड अगर करेगा जम्मू करेगा। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर एक है। हम डिवाइड में यकीन नहीं करते। जितना कश्मीर हमारे लिए जरूरी है उतना हमारा जम्मू भी हमारे लिए जरूरी है। और वहाँ के लोग ये समझते हैं कि जो बीजेपी ने पिछले 10 साल में किया, इस साल यहाँ के लोगों के साथ किया, वो चुन चुन कर उन चीजों का बदला अपने वोट से दे देंगे। ठीक है, साहिल साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। आप कह रहे हैं खानदानी सियासत, लेकिन कल को ये तो तय पब्लिक ने करना है। 8 अक्टूबर को जब नताइज आएंगे
तो अगर इन्हीं तीनों जमातों को मैंडेट मिल जाता फिर क्या करेंगे? फिर तो कोई ऑप्शन नहीं ना बचेगा। इधर से आप कह रहे हैं कि हम इन तीनों के साथ इनको छोड़कर बाकी सबके लिए दरवाजे खुले। आसिफ साहब, मैं जरूर आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन नीलोफर जी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इन्होंने 370 पे बात की, इन्होंने 35A पे बात की, लेकिन मेरा एक सवाल वैसे का वैसा ही है जो मैंने इनसे पूछा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब यहां पर सदर रियासत से गिरा के वजीर आला बनाया, वो लोगों के यहाँ कश्मीर के लोगों के लिए क्या था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या था? मुझे उस बात का जवाब चाहिए। ठीक है, एक मुख्तसर जवाब मैं ले लेता हूं, फिर मेरे सवाल का आप जवाब कीजिएगा। नीलोफर साहिबा एक रिस्पॉन्ड छोटा सा कर दीजिएगा जो इनने पॉइंट उठाया है। 11 साल जेल में रखा, आज ये उसके साथ ठीक है साहिल साहब, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, इस सवाल का जवाब इन्हीं से ले लेते हैं। जब ये इतना गिर सकते हैं अपनी सदारत के लिए, तो लोगों के लिए क्या करेंगे? जब इतनी बेशर्मी की हद क्रॉस हो सकती है तो ये लोगों के लिए क्या करेंगे? ये भी नहीं मालूम अभी। इनसे पूछ लीजिए, जिनसे ये प्रॉक्सी में इलेक्शन लड़वाते हैं, क्या वो देशद्रोही है? अरे मैडम, प्रॉक्सी वोट से बाद में बता दीजिए, मेरी सवाल का जवाब दीजिए अगर आपके पास है तो। इनसे पूछ लीजिए, एडवोकेट है आप, बताइए है ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। घुमाइए मत सवाल को, आपके पास जवाब है तो बोलिए ना। घुमाइए मत सवाल को, आपके पास जवाब है बोलिए। राजनीतिक जवाब है तो बोलिए, जवाब है तो बोलिए, लोग जानना चाहते हैं। जवाब दी, आपको जवाब देना है, मैं तो दे चुका हूँ। आप पढ़िए ना, आप दे दीजिए जवाब, जवाब दीजिए ना, कुछ समझ आ जाएगा। जवाब दीजिए, मैं जवाब मांग रहा हूँ, लोगों को जवाब दीजिए। घुमाइए मत सवाल को, क्या जवाब है आपके पास? खिलाइए, 10 साल कितनी बेशर्मी दिखाएंगे? 10 सालों का ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी खुदगर्जी दिखाएगी? आपको पावर के अलावा कुछ नजर नहीं आता, पावर के अलावा कुछ नजर नहीं आता आप लोगों को। कितना गिरोगे तुम लोग, और कितनी खून रंजिया करनी है यहाँ पे, और कितने नौजवानों का खून बहाना है, बीजेपी की कितना एक शिष्टाचार करना है यहाँ के नौजवानों के साथ। आपको दिखा दिया, जवाब है आपके पास मेरी बातों का? जवाब है या पढ़ के आना है आपको दोबारा? आपके पास जवाब है या नहीं है? ये जो है नीलोफर जी, आपके पास जवाब है या नहीं है? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने कितना अच्छा किया। अगर आपके पास जवाब नहीं है आप ऐसा बोलिए, आप जवाब ही नहीं दे रही हैं। मेरा सवाल वैसे का वैसा है, आप जवाब दीजिए। वो भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं। नीलोफर साहिबा वो ये पूछ रहे हैं कि जिस जमात के साथ आप जा रहे हैं, जिस जमात के साथ आप जा रहे हैं, जिसके साथ अलायंस किया है, क्या वो जम्मू कश्मीर की खैर ख्वाह है, अच्छा सोचती है? माजी में जो कुछ हुआ उससे लगता नहीं है। आप चलिए बीजेपी ने कल तक वो अरे मुझे आप, मैंने जो सवाल किया वो भी देशद्रोही हो गए आपकी नजर में। आपको अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ के लोगों को रहम कीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है नीलोफर साहिबा, ठीक है। मैं साहिल साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। कल को अवाम ये डिसाइड कर देती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस उनको पसंद आता है, 8 अक्टूबर को नतीजे इनके हक में आ जाते हैं, तो फिर आपको तो कॉम्प्रोमाइज करना ही है। मरकज में आप हैं, आपकी सरकार है, फिर जम्मू कश्मीर की मदद तो आपको सरकार की हैसियत से तो करनी पड़ेगी, जिनको आप खानदानी सियासत का नाम दे रहे हैं। साहब, 8 अक्टूबर तो बहुत दूर की बात है। अभी यहाँ के जो अवाम का वोट है, उन्होंने अपने वोट का पावर पिछले इलेक्शन में दिखाया, जहां पे उमर अब्दुल्ला को भी बाहर का दरवाजा दिखाया और महबूबा मुफ्ती जी को भी बाहर का दरवाजा दिखाया। लेकिन सर वहां से जो जीत के आए उस पर भी तो आपने जवाब नहीं ना दिया। जो वहां से जीत कर आए उनका मौकिफ क्या है ये भी तो सबको पता है। वो जेल में है, मुल्क और रियासत मुखालिफ काम करना, देशद्रोही का मुकदमा उन पर है। नहीं, वो मैं देखिए, मैं इंजीनियर रशीद पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी हार पे कमेंट कर रहा हूं, लोगों के मैंडेट की बात कर रहा हूं। लोगों ने इनको बाहर नहीं, जो आपको सूट करता है वो आप अच्छा कह देते हैं। 8 अक्टूबर अभी दूर है। जो हमने देखा है, जो जिस तरह लोगों ने अपने वोट का पावर दिखाया है, वो ऑलरेडी इनके पास है, इनको पता है, और इनको ये भी पता है कि ये इस वक्त 6% और 7% वोट की बात तो नहीं है। फिर ये साहिल साहब, फिर ये आप क्यों नहीं मानते? उसी वोट का पावर ये भी है ना, जो आपकी पॉलिसी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, वो जीत कर आए। We have always accepted the people's will. नहीं किया ना आपने, तभी आप सिर्फ उमर अब्दुल्ला को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। इंजीनियर रशीद साहब को लोगों ने जितवाया, हम वी एक्सेप्टेड। It's not about that we cannot accept, we cannot hate people for not voting. This is the beauty of our democracy. We salute everyone. एक फाइनल चीज, ठीक है, एक लास्ट चीज बता दीजिएगा। ये जो कह रहे हैं कि 3 पार्टियों के साथ हम नहीं जाएंगे, ये छोटे ग्रुप्स जो आपके खिलाफ बोलते रहे, जिन पर इल्जामात ये लगता रहा कि आपकी बी टीम है, वज़ीर दाखिला साहब तो साफ इशारा कर रहे हैं कि हमने बाकियों के लिए एक ऑप्शन रखा है, दरवाजे खुले रखे हैं। बिल्कुल, देखिए, जमहूरी हक है हर किसी का,
कोई अलायंस किसी के साथ, चाहे पोस्ट हो या प्री हो, किसी के साथ अलायंस का जब इनके लिए कोई गुनाह नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे गुनाह हो सकता है? इन्होंने प्री किया, हम पोस्ट करेंगे अगर करनी पड़ी तो वो जो जेल में है, वो जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जेल से मेरे खिलाफ खड़े किए जा रहे हैं, वो भी बाहर आ जाएं किसी भी सूरत में, कबूल है सब कुछ। देखिए, लॉ अबाइडिंग एजेंसीज है, कानूनी मसला है, वो कानून देखेगा, बीजेपी उसमें क्या कर सकती है? फिर ये डायरेक्टली, फिर इस कंफ्यूजन में मत रखिए ना। सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस भारतीय जनता पार्टी को नहीं दी है, ईसीआई को दी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंडक्ट करवाए हैं। लेकिन आप अपनी सहूलत के हिसाब से चुन रहे हैं ना, फिर ये इल्जाम भी तो सही है। फिर ये जो इल्जाम है, आप अपनी सहूलत के हिसाब से फैसला लेते हैं। नहीं, हमारे फैसला करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, वो वहां से कंटेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी लेवल पे अपनी सीट पे कंटेस्ट कर रहे हैं, उनका जमहूरी हक है। हम उनको ना उनको आगे हाँ कर सकते हैं, ना हम उनको रोक सकते हैं, क्योंकि हमारा वो मैंडेट ही नहीं है। वो ईसीआई का मैंडेट है, किसको एक्सेप्ट करेगी, किसको रिजेक्ट करेगी। हाँ, हमारे पास ऑप्शन रहेगा कल को, वो हर किसी के पास रहेगा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी रहेगा, वो पीडीपी के पास भी रहेगा। ये ऑप्शन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये क्लियर है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के और कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी के साथ नहीं जा सकते। ठीक है शेख सबा, एक इल्जाम आप पर पिछले दिनों लगा कि राम माधव साहब जम्मू कश्मीर वापस आए तो आपकी पार्टी के साथ उनकी काफी नजदीकियां हैं। माजी में जब आप इकट्ठे एक पेज पे आए तो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इन इल्जामात के क्यों ना सही माना जाए, जब पीडीपी अपने ही दोस्त, अपने ही साथियों, इंडिया अलायंस के बैनर के नीचे जो लोग एक साथ लड़ना चाह रहे हैं, उनके साथ भी आप आने के लिए तैयार नहीं, तो फिर ये जो पब्लिक में एक तासुर दिया जा रहा है, एक जो ओपिनियन बना कि शायद पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। थे जब सरकार 2014 में बनी थी, तो हमारा राम माधव जी के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं था पीडीपी का। वो हमारा बीजेपी सरकार के साथ अलायंस हुआ था, ना कि किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ। ये सारे इल्जाम जो हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। उनको गुमराह करने के लिए, ये हो सकता है बीजेपी की तरफ से आ रहा हो या किसी और पार्टी की तरफ से आ रहा हो, तो ये बयान तो बेबुनियाद है ना। हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, ना कि एक इंसान के साथ। कल को एक मौका अगर मिल भी जाता है आपको, आप कह रहे हैं कि हम तो किंग मेकर का रोल करेंगे, प्ले करेंगे, बीजेपी के साथ जाने का मौका मिले तो फिर देखिए, हमारा जो पार्टी का एजेंडा है, हम एजेंडा ऑफ अलायंस पे ही अलायंस कर सकते हैं। हमारा एजेंडा क्लियर है, हमारा मैनिफेस्टो है, जो मुझे लगता है कि बीजेपी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख सबा, साहिल बशीर साहब, नीलोफर मसूद साहिबा, आप तीनों का इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जाती राय या पार्टी का की जो एक लाइन है उसको हमेशा से टच किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी बात रख रहे थे। ओवरऑल इस दौरे के साथ यहाँ से आप देखेंगे, कल भी मैंने कहा था कि हर गुजरते लम्हे के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो रही हैं, काफ़ी उथल पुथल भी कुछ खेमों के अंदर हैं और आइंदा दिनों में शायद मजीद हो। और स्टार कैंपेनर्स का तमाम पार्टियों से दौरे करना, कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी से आना, प्राइम मिनिस्टर का आना, लीडर ऑफ अपोजिशन का आना, ये बताता है कि इस बार इंतखाबात में जो यहाँ जोशो खरोश है, ये दिल्ली के अंदर भी कोई कम नहीं है। कितनी क्यूरोसिटी है कि हम चुनाव इस बार जीते। तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से दम लगा रही हैं, लेकिन फैसला अवाम ने करना है। 3 मुख्तलिफ फेसेस में 8 अक्टूबर का इंतजार कीजिएगा। और कुछ लोग इस तरीके से भी ओपिनियन दे रहे हैं कि 8 अक्टूबर 2005 को सरहद के उस तरफ और इस तरफ एक तबाहकुन ज़िलज़िला आया, जम्मू कश्मीर में नुकसान हुआ था। इस बार एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं कि 8 अक्टूबर को एक और ज़िलज़िला आएगा, लेकिन इस ज़िलज़िले में नुकसान किसको होगा? ये सियासी ज़िलज़िला होगा, कौन ऊपर कौन नीचे रहेगा और किसके सर ताज इस पर सजेगा, इसका इंतजार 8 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक हम सबको करना होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। असेंबली इलेक्शंस पर मबनी खास पेशकश के प्रोग्राम आगे भी जारी रहेगा।